My topic is counseling and diverse populations. तो अलग अलग पॉपुलेशन होती है, फॉर एग्जांपल एडोलेसेंट्स, चिल्ड्रेन, ओल्ड एज पीपल, हाउसवाइफ्स या आउटगोइंग स्टूडेंट्स। तो इस तरह सबके लिए सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं और सबके लिए अलग अलग काउंसलिंग दी जा सकती है स्पेसिफिक टू देयर प्रॉब्लम्स। तो क्या क्या Yes, before starting, first of all, let's discuss what is counseling. तो according to APA Dictionary of Psychology, counseling का मतलब है कि जब हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए एक प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं, तो वो प्रोफेशनल पर्सन और काउंसलर जो स्टार्टिंग से एंड तक की हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, दैट इंक्लूड्स इमोशनल, बिहेवियरल, वोकेशनल, मैरिटल, एजुकेशनल और अलग अलग लाइफ स्टेजेस पे हमें जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को काउंसलिंग कहा जा सकता है। तो काउंसलिंग किस तरीके से हेल्प करती है किसी भी पर्सन को, जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स है हमारी प्रॉब्लम्स को, उनको समझना। हमारी प्रॉब्लम्स के दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, एक वो जिन पे हमारा कंट्रोल है और दूसरा वो जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो काउंसलिंग कैन हेल्प अस कि हमें वो एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते हैं उनको इग्नोर करके मतलब अपना जो कर सकते हैं वो करें। तो दिस इज हाउ काउंसलिंग हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अवर प्रॉब्लम्स। हमारे जो नेगेटिव और इलॉजिकल थिंकिंग पैटर्न है जो कि हमें होपलेस या हेल्पलेस बनाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और हमें हमारा एक ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव आउटलुक डेवलप करना। जो भी हमने हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम को परसिस्ट करने में, उस प्रॉब्लम को मेंटेन करने में कुछ थॉट्स होते हैं, कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो जिनकी वजह से वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है। तो उन प्रॉब्लम्स, उन थॉट्स, उन बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करना और उनके ऊपर काम करना। फिर हमारा जो ऐसा फील होता है कि हमारी लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो सेंस ऑफ कंट्रोल को रीगेन करना। जो फैमिली या फ्रेंड्स हैं क्लाइंट्स के, उनकी भी हम काउंसलिंग करके उनको भी हम एनकरेज कर सकते हैं कि क्लाइंट को वो सपोर्ट करें। देन फाइंड सॉल्यूशंस टू लाइफ प्रॉब्लम्स। यहाँ पे काउंसलिंग का काम ये नहीं होता है कि वो एक रेडीमेड सोल्यूशन अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करे, रादर वो जो भी आपका क्लाइंट है उसको इतना कैपेबल बनाना कि वो अपने सोल्यूशन को खुद फाइंड आउट कर सके। तो ये एक मेन पर्पस होता है काउंसलिंग का। एंड डिस्कवर पर्सनल स्ट्रेंथ, इस तरह से क्लाइंट को डेवलप करना, इस तरह से क्लाइंट को कैपेबल बनाना कि वो काउंसलर के ऊपर डिपेंड ना रहे, रादर वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद आगे भी सॉर्ट आउट कर सके। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है काउंसलिंग का कि उनको डिपेंडेंट नहीं बनाना है, उनको खुद कैपेबल बनाना है। देन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एरियाज कि हम किसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से हम काउंसलिंग के टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग कर रहे हैं मेंटल हेल्थ पे, तो दैट विल बी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग, रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग, रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो रिलेशनशिप काउंसलिंग, मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग। इस तरह से कई सारे काउंसलिंग के एरियाज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एम ऑफ काउंसलिंग। फिर पहली मेरी जो पॉपुलेशन है वो है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को काउंसलिंग किस तरीके से हेल्प करेगी, तो इसके लिए पहले ये एक वर्ड आता है गाइडेंस। तो काउंसलिंग और गाइडेंस किस तरह से डिफर करती है, इसको समझ लेते हैं। गाइडेंस में मेनली क्या होता है कि जो एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या कैरियर रिलेटेड इश्यूज हैं, उनके ऊपर काम किया जाता है, उनके ऊपर डील किया जाता है। तो दैट विल बी गाइडेंस। एक स्टूडेंट को पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, कौन से एग्जाम को अप्रोच करें, किस सब्जेक्ट को कैसे टैकल करें, उसके लिए अगर उसको एक एडवाइस चाहिए तो वो एक तरह से गाइडेंस हो जाएगा। और वहीं अगर वो किसी सब्जेक्ट को इस वजह से नहीं परस्यू कर पा रहा है, इस वजह से नहीं पढ़ पा रहा है क्योंकि उसकी अपनी कुछ पर्सनल इश्यूज हैं जो हिंडर कर रही हैं, तो वहाँ पे उसे काउंसलिंग की ज़रूरत होगी। जो उसकी सोशियो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, या अगर अलग कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स है, सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम्स है, कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम है, लैक ऑफ फोकस प्रॉब्लम है, तब उसे काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो हेयर गाइडेंस एंड काउंसलिंग डिफर इन कि उसका एम क्या है। अगर वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे और वो एजुकेशन और कैरियर रिलेटेड इश्यूज़ को डील कर रही है तो वो गाइडेंस होगी। अगर वो पर्सनल और सोशियो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डील कर रही है तो वो काउंसलिंग होगी। देन काउंसलिंग के लिए कि इफेक्ट ऑफ काउंसलिंग ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, इसके ऊपर स्टडी हुई है। तो ये पाया गया कि आफ्टर गिविंग काउंसलिंग 43% ऑफ द स्टूडेंट्स में 15 to 25% उनके एवरेज मार्क्स इंक्रीज हुए। वहीं पे जो 13% ऑफ द स्टूडेंट्स थे उनके 10 to 15% एवरेज मार्क्स इंक्रीज हुए।
31% में किसी भी तरह का कोई मार्क्ड इम्प्रूवमेंट नहीं देखा गया। वहीं जो 4% स्टूडेंट्स थे उनके अंदर किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं देखा गया। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि 43% जो एक बड़ा एरिया है, बड़ा परसेंटेज है, उसमें 15 to 25% एवरेज मार्क्स इंक्रीज हुए आफ्टर काउंसलिंग सेशंस। एक और इसका ये पार्ट ये भी पाया गया कि जो नंबर ऑफ सेशंस हैं कि किस स्टूडेंट ने कितनी ज़्यादा सेशन लिए काउंसलिंग के, वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड था उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस से। देन इमर्जिंग एरियाज ऑफ काउंसलिंग इन स्कूल्स इन इंडिया, इस पे एक स्टडी हुई थी, उस पर इन्होंने बहुत वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट्स को टच किया कि इंडिया में स्कूल्स में काउंसलिंग की कितनी ज़रूरत है, हिस्ट्री क्या रही है स्कूल काउंसलिंग की इंडिया में, क्या करंट पोजीशन है अभी इंडियन स्कूल्स में काउंसलिंग और काउंसलर्स का, क्या क्या नॉर्म्स ज़रूरी होने चाहिए एक स्कूल में काउंसलिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये सबको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने जो मेथड यूज़ किया दैट वाज रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो इन्होंने ये पाया कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ काउंसलिंग नीड्स इन स्टूडेंट्स इन इंडिया। तो उसमें से कई सारी हैं, जैसे कि एकेडमिक सक्सेस, उन्हें एकेडमिक इश्यूज़ के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत है, कैरियर एंड वोकेशनल गाइडेंस के लिए ज़रूरत है, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट जैसे कि टैलेंट है उनका, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है। रिजॉल्विंग साइको सोशल प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रेस, लोनलीनेस, बुलिंग, और जितनी भी इस तरह की एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करता है, उन सब प्रॉब्लम्स के लिए ज़रूरत पड़ती है। काउंसलिंग फॉर द पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्कूल स्टाफ, इन सब के लिए भी काउंसलिंग की ज़रूरत है क्योंकि वो लोग डायरेक्टली बच्चों से डील कर रहे हैं, तो इसलिए उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सी एज में किस तरह की प्रॉब्लम्स एक बच्चा फेस करता है। अगर कोई बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी से गुजर रहा है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कौन सी एज में किस तरह की नीड होती है बच्चों की, तो ये सब पता होना चाहिए पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल स्टाफ्स को, ताकि वो अच्छे से अपने जो स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको डील कर सकें। उसके बाद उन्होंने ये पाया अपने रिसर्च में कि प्राइवेट स्कूल्स में तो देयर आर काउंसलिंग प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में अभी भी लैक कर रही है ये जो फैसिलिटी है। तो गवर्नमेंट स्कूल में काउंसलिंग की ज़रूरत है। उसके बाद जो स्कूल काउंसलर्स हैं उनकी अपग्रेडेशन की भी ज़रूरत है। दे नीड, ऐसा नहीं है कि एक बार उन्हें पोस्ट कर दिया जाए तो अब वो अपने मतलब सब कुछ उनको आ गया, इस तरह से नहीं होना चाहिए। दे नीड ट्रेनिंग, a proper upgradation, नई नई स्किल्स, नई नई टेक्निक्स, नए नए मेथड्स दे शुड लर्न। उसके बाद सेकंड जो स्टडी स्किल्स पे ये देखा गया काउंसलिंग का कि अगर स्टडी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया, स्टडी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, और उसमें जो पुअर स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस प्रोग्राम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो उनको काउंसलिंग दी गई 8 सेशन की, हफ्ते में 2 बार और 1-1 घंटे की। तो उसके बाद उनके ऊपर एक क्वेश्चनायर एडमिनिस्टर किया गया, स्टडी स्किल क्वेश्चनायर एंड इमीडिएट मेमोरी फॉर डिजिट्स, और इसमें ये पाया गया कि उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है आफ्टर गिविंग दिस 8 सेशन ऑफ काउंसलिंग वो इम्प्रूव हुई है। नेक्स्ट पॉपुलेशन इज एडोलेसेंट्स। तो एडोलेसेंट्स में किस तरीके से काउंसलिंग हेल्प करती है, तो उसके लिए पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगी व्हाट आर द इश्यूज विच एडोलेसेंट्स गो थ्रू। तो देयर इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, पर्सनालिटी चेंजेस होती हैं, मेंटली अनहेल्दी होते हैं, नॉट ऑल लेकिन जिनको प्रॉब्लम होती है, सब्सटेंस अब्यूज़ के कुछ लोग शिकार हो सकते हैं, वेरियस स्ट्रेंज आइडियाज़ आ सकते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, दे स्ट्राइव फॉर मेकिंग देयर ओन आइडेंटिटी, पीयर प्रेशर रहता है अच्छे दिखने का, कूल दिखने का, सक्सेस, एकेडमिक अचीवमेंट अच्छा होना चाहिए, दूसरों हमें पसंद करें, इन सब का पीयर प्रेशर होता है, रिलेशनशिप इश्यूज़ हो सकते हैं विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एक्सेट्रा, एडजस्टमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं बिकॉज बहुत बार जो एडोलेसेंट है उनको कभी बच्चों की तरह डील किया जाता है, कभी अडल्ट की तरह डील किया जाता है, तो दे समटाइम फील स्टक कि उनको कब किस तरीके से बिहेव करना है, तो वो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, मूड प्रॉब्लम हो सकते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस फिजिकल चेंजेस। उसके बाद इनस्टेबिलिटी इन इमोशंस एंड थॉट्स, तो ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं जो एडोलेसेंट फेस करता है, तो इन सारे इश्यूज़ की में ही उनको काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। ये एक स्टडी हुई है, ये भी साउथ की स्टडी है, साउथ इंडिया में, तो उन्होंने काउंसलिंग नीड को आइडेंटिफाई किया अमंग एडोलेसेंट स्टूडेंट्स। तो इसमें इन्होंने ये पाया कि मोर देन हाफ यानी कि 55% ऑफ द रिस्पोंडेंट जो एडोलेसेंट थे उन्होंने ये बताया, मतलब ये एक्सप्रेस हुआ उनके असेसमेंट से कि उन्हें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत है।
वहीं पे अगर उनसे डायरेक्टली ये पूछा गया कि आपको ज़रूरत है या नहीं, तो सबने मना करा, कि इनकार किया ज़्यादातर लोगों ने। लेकिन जो स्टैंडर्डाइज स्केल असेसमेंट हुआ वो ये क्लियरली शो करता है कि उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। उसके बाद क्या आउटकम्स हो सकते हैं अगर एक एडोलेसेंट को प्रॉपर टाइम पे, जो सही टाइम है उस टाइम पे उसको प्रॉपर काउंसलिंग मिल जाए तो क्योंकि एक सेफ स्पेस होता है, बच्चे को उसकी जो इमोशनल नीड होती है उसको समझने वाला एक पर्सन होता है, तो वो अपने आप को उसके सामने बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है। उसके सामने एक लार्ज पूल ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, इमोशनल रिसोर्सेज होते हैं, जिनको वो यूज़ करके अपनी जो स्ट्रेंथ है उनको रिकॉग्नाइज कर सकता है, अपनी स्किल को डेवलप कर सकता है और ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट पॉपुलेशन है फैमिलीज, कि काउंसलिंग किस तरह से फैमिली को हेल्प करती है। तो फैमिली काउंसलिंग का काम ये होता है कि वो एक हेल्दी और फंक्शनल फैमिली रिलेशनशिप को डेवलप करे और उन्हें मेंटेन करे। तो बेसिकली गोल जो होता है वो आइडेंटिफाई करना होता है कि फैमिली की प्रॉब्लम्स क्या है, उनको एड्रेस करना होता है। वो प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती हैं, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल। जितनी भी फैमिली थेरेपीज होती हैं या फैमिली काउंसलिंग है, तो वो एक थ्योरी है, फैमिली सिस्टम थ्योरी। इससे वो अप्रोच डेवलप होते हैं। तो इस बेसिकली इसका मतलब यही होता है फैमिली सिस्टम थ्योरी का, कि जो फैमिलीज हैं वो एक सिस्टम, एक सिस्टम की तरह काम करती हैं, रादर देन ग्रुप में वो काम नहीं करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर एक फैमिली मेंबर में किसी एक पर्सन पे कुछ हुआ, एक पर्सन की लाइफ में कुछ चेंजेस आए, तो उसका इफेक्ट पूरी फैमिली पे पड़ता है, वो उनसे अछूते नहीं रह सकते हैं। उसके बाद फैमिली इंटरवेंशन, ये एक स्टडी है, ये भी साउथ इंडियन की ही है। तो इन्होंने ये सजेस्ट किया कि काउंसलिंग कैसे यूज़फुल हो सकती है, मतलब इन फॉलोइंग रीजंस की वजह से एक फैमिली काउंसलिंग यूज़फुल हो सकती है। तो अगर फैमिली में देयर इज़ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, देयर इज़ प्रॉब्लम इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस, तो वहाँ पे काउंसलिंग हेल्पफुल हो सकती है। अगर सिबलिंग्स के बीच में, भाई बहनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो वहाँ हेल्प कर सकती है। पेरेंटिंग स्टाइल अगर इनकंसिस्टेंट है, तो वहाँ पे मैरिटल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वहाँ पे काउंसलिंग उनको हेल्प कर सकती है। एक अगर जो डिवोर्स होने के बाद किस तरीके से एक फंक्शनल और हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखें। अगर लाइफ में कोई मेजर चेंज आया है, किसी की डेथ हो गई है, कोई नया पर्सन आया है लाइफ में, फैमिली में, या एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, तो ये सब मेजर चेंजेस होते हैं फैमिली में। किसी की जॉब लग गई या किसी की जॉब छूट गई, तो उस तरह के चेंजेस से कैसे अडेप्ट करें इन सबको। अगर फैमिली में किसी को क्रॉनिक इल पर्सन है या किसी की डेथ होती है, तो ये एरियाज इन्होंने ये सजेस्ट करे कि यहाँ पे जो फैमिली काउंसलिंग है वो यूज़फुल हो सकती है। देन एलन कार इन 2018 इन्होंने ये एक एविडेंस बेस्ड सिस्टमैटिक इंटरवेंशन ये किया कि चाइल्ड फोकस प्रॉब्लम्स पे फैमिली थेरेपी किस तरीके से काम कर सकती है। अभी तक तो हम यही देख रहे हैं कि फैमिली थेरेपी, इससे फैमिली को प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने चाइल्ड फोकस्ड प्रॉब्लम्स देखी कि जो बच्चे की जो फोकस्ड प्रॉब्लम होती हैं उन पे फैमिली थेरेपी का अच्छा रोल दिखा है। तो इन द फॉलोइंग एरियाज लाइक स्लीप, फीडिंग एंड अटैचमेंट प्रॉब्लम्स इन इन्फेंसी, जो चाइल्ड अब्यूज़ है, चाइल्ड निगलेक्ट है, वो उससे भी बच्चा रिकवर करता है अगर फैमिली थेरेपी चल रही होती है, फैमिली काउंसलिंग चल रही होती है। तो बिहेवियरल कंडीशंस, बच्चे की अगर कंडक्ट डिसऑर्डर है या एग्रेशन है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो सकती हैं। डिसऑर्डर ईटिंग है, तो इन्होंने ये स्टडी करी थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉपुलेशन और लास्ट पॉपुलेशन है मेरी एल्डरली की, कि काउंसलिंग किस तरीके से जो ओल्ड एज पीपल हैं उनको हेल्प कर सकती है। तो जो भी एल्डर हो जाते हैं, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब एक्सक्लूडेड फील करते हैं इन द सोसाइटी। उन्हें लगता है कि अब उनका जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है। तो काउंसलिंग उनको मोटिवेट करती है कि वो अभी भी यूज़फुल हो सकते हैं सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। उसके बाद क्योंकि एक एजड है, तो अगर उनकी कोई हेल्थ डायग्नोसिस चल रहा है, किसी तरीके का इलाज चल रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करें, उनसे उससे मतलब झिड़के ना वो कि मतलब मुझे ये है वो है एक्सेट्रा। तो मतलब जो भी नई हेल्थ प्रॉब्लम्स इमर्ज हुई हैं उनको एक्सेप्ट करें। जो भी स्टेजेस ऑफ ग्रीफ हैं और लॉस है, इस सब पे वर्क करने के लिए, कोई अनरिजॉल्व इशू है पास्ट का, उसको एड्रेस करने के लिए,
प्रैक्टिस एक्सेप्टिंग असिस्टेंस, इसका मतलब ये है क्योंकि जब जो इंसान बूढ़ा हो जाता है तो लोग उसकी हेल्प करते हैं कि कहीं मतलब जाना हुआ तो साथ में जाएंगे या कुछ भी इस तरह का। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि अब मैं अकेले खुद कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो वो अब इस हेल्प को पॉजिटिव ना लेके एक नेगेटिव वे में लेते हैं। तो काउंसलिंग उनको ये हेल्प कर सकती है कि वो इस तरीके की जो असिस्टेंस है उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें। उसके बाद अगर कोई ट्रॉमा उनकी लाइफ में आया है तो उस केस में उसको रिजॉल्व करने में हेल्प कर सकती है, सोशल इंटरेक्शन डेवलप करने में काउंसलिंग हेल्प कर सकती है। उसके बाद वेरियस जो उनके डिप्रेसिव लोज हैं कि कभी कभी बहुत अच्छा मूड हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर मूड बहुत ख़राब है, जो डिप्रेसिव लोज जो कहते हैं जिसको, तो वो उस तरह के चीज़ों को रिड ऑफ करने के लिए काउंसलिंग हेल्प कर सकती है। इन 2002 इन वन स्टडी इट वाज कंक्लूडेड कि पास्ट सेंचुरी में जिस तरीके से ओल्डर अडल्ट की साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, बाय द ईयर 2020 जो डिप्रेशन है वो एल्डरली पॉपुलेशन में एक सेकेंड मोस्ट डिसेबलिंग डिजीज बन सकता है। तो आज हम ये देख रहे हैं दैट डिप्रेशन इज नॉट ओनली कॉमन इन एल्डरली पीपल बट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी इन 2003 इन्होंने एक सिस्टमैटिक रिव्यू किया था ये रिसर्च एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कि काउंसलिंग किस तरह से ओल्डर पीपल को हेल्प करती है। तो इसके अंदर 47 स्टडीज थी टोटल, जिसमें से 8 स्टडीज ने टेस्ट किया जेनरिक ट्रीटमेंट, काउंसलिंग को एज अ जनरल ट्रीटमेंट लेके अपनी स्टडी करी। 15 स्टडीज ऐसी थी जिन्होंने सीबीटी का यूज़ किया, 13 स्टडीज ऐसी थी जिन्होंने रेमिनिसेंस थेरेपी का यूज़ किया, और बाकी की 11 जो थी उन्होंने अलग अलग अप्रोचेज यूज़ करी काउंसलिंग की। तो इस रिव्यू से ये कंक्लूड हुआ कि जो काउंसलिंग है वो ओल्डर पीपल के लिए बहुत इफेक्टिव है, पर्टिकुलरली इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। और इसमें एक एविडेंस और भी मिला कि जो एफिकेसी ऑफ काउंसलिंग है वो डिमेंशिया के ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा उसका रोल नहीं रहा। तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि डिमेंशिया का जो कॉज होता है वो फिजिकल होता है, इस वजह से वहाँ पे काउंसलिंग इतनी इफेक्टिव नहीं रही होगी। तो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।